हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक बार हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फूड वेब एंड फूड चेन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फूड चेन और फूड वेब दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहले अगर फूड चेन की बात करें, क्योंकि वो छोटी चेन है, ठीक है। अब फूड चेन में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर रिलेटेड और डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। और किस लिए वो डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। फूड की आवश्यकता के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। जब ये खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो इनमें खाने के साथ एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। और आपको पता है कि फूड चेन के कितने ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं? 3 to 4 लेवल्स ही होती हैं, और उसके बाद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार क्या होगा, ओनली 10% ही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। तो 4th-5th स्टेज के बाद तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लेस हो जाती है कि आगे जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल से सिंपल फूड चेन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आप जैसे ग्रास ले सकते हो, प्लांट ले सकते हो। इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? इनको प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, जिस वजह से ये खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। मान लो इसको किसने खा लिया? ग्रास होपर ने, ठीक है। अब ग्रास होपर क्या आ जाएगा? ये कंज्यूमर है, और कौन सा कंज्यूमर है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, जिसने ग्रास को खाया। जनरली जो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लो ग्रास होपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। अब फ्रॉग हमारे पास क्या है? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। और जनरली फर्स्ट कंज्यूमर के बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ओमनीवोरस या फिर कार्निवोरस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉग को स्नेक खा जाए, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई? ये टर्शरी स्टेज आ गई। और लास्ट में जो टॉप कार्निवोर आएंगे, जैसे कि ईगल आ जाए, ठीक है, या पीकॉक आ जाए, जो कि स्नेक को भी खा जाएंगे। वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल होगा, ठीक है। तो फूड चेन में ऐसा होता है। अब ये देखो एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, और ये इसको खाता है। इसके बाद हम एक लाइन और भी लिख लेते हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में या फूड वेब में, वो क्या होते हैं? वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ऐसे नहीं है ये इसको भी खा सकते हैं, ये सिर्फ इसी को खाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता है? ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो नीचे वाले स्पीशीज पे ही डिपेंड करता है। तो यानी ये क्या है? यूनि यानी सिंगल डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। इसके बाद अगर हम फूड वेब की बात करें, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिक्स हो जाती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। और जनरली अगर हम अपने आसपास देखें तो फूड वेब भी है। देखिए कैसे? जैसे कि हमने ग्रास लिखा, ग्रास को डियर भी खा सकता है, डियर को लॉयन भी खा सकता है, या डियर को और भी तो स्पीशीज खा सकते हैं, जैसे कि टाइगर आ गया, या प्लांट लिख दोगे। रियल लाइफ की बात करें तो हमें फूड चेन कम और फूड वेब ज़्यादा मिलती है, इंटरलिंक्ड। ऐसे ज़रूरी नहीं है टाइगर जो एक स्पीशीज है उसको सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड है, उस पर कई सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो फूड चेन है ये सिंगल डायरेक्शनल है, ठीक है। और एक के बाद एक मतलब 3 से 4 लेवल तक ये होती है, एक बार 4 से 5 भी चली जाती है, लेकिन उसके बाद नहीं जाएगी। इसके बाद हर लेवल पे क्या होगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है।
हर लेवल पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10% ही है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ जा रही है एनर्जी तो 10% एनर्जी ही जाएगी, यहाँ से यहाँ भी 10% ही जाएगी, और जो 90% एनर्जी होती है वो बाकी फंक्शन करने में ख़त्म हो जाती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, बाकी जो लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं उसमें वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई अ पॉन्ड डजंट नीड डिकम्पोजर्स बट एक्वेरियम नीड वाई। देखो अगर हम बात करें पॉन्ड और एक एक्वेरियम की, अब देखो ये क्या है, एक्वेरियम ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड जो पॉन्ड है वो क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। यहाँ अपने मर्जी से स्पीशीज को ऐड किया गया है, जो फिश हमें अच्छे लगते हैं वो हमने डाल दी, कुछ मान लो एक्वेटिक प्लांट्स भी डाल दिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी काफ़ी सारी कमी है, इंसेक्ट्स नहीं है, छोटी बड़ी फिशेस के अलग अलग मतलब जो वैरायटी आती है एक्वेटिक स्पीशीज की वो नहीं है। लेकिन अगर पॉन्ड की बात करें वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की फिशेस मिल सकती है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल सकते हैं, इंसेक्ट्स मिल सकते हैं, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर मान लो पॉन्ड में कोई वेस्ट है तो उसको डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया हैं या जो अदर इंसेक्ट है जो उनको खा सकते हैं वो खा के ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक्वेरियम में जो डिकम्पोजर्स हैं वो नेचुरलिटी होते नहीं है, तो यहाँ पे एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स की नीड है, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स भी तो नहीं है जो कि वहाँ पे जो वेस्ट है उसको ख़त्म कर सकें। इसलिए कहा जाता है पॉन्ड में तो ज़रूरी नहीं है आपका, ठीक है, कोई डिकम्पोजर्स होना या ना होना, क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह हेल्प कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैन इज ओनली अ कंज्यूमर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बोला गया है मैन सिर्फ कंज्यूमर है। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, लेकिन ह्यूमंस क्या उनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट दे दे तो अपना खाना बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल होता ही नहीं है और बाकी को वो ट्रैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो प्लांट्स आ जाएं, ग्रास आ जाएं, ये तो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, इधर वो प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड है और वो एनिमल स्पीशीज पे डिपेंड है, यानी वो हर्बीवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस या कार्निवोरस हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट या फिर एनिमल पे डिपेंड है या उन दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। इसलिए मैन या जो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी है उसको कंज्यूमर ही रखा गया है। वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकता। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जी स्टेशन पीरियड। अब देखो जी स्टेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है प्रेगनेंसी से। जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन होती है उसका जो प्रोडक्ट है जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिटस में कन्वर्ट होता है जब उसके बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो फुली डेवलप होकर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और फुली मैच्योर होने के बाद वो बॉडी से बाहर आ जाता है। जी स्टेशन पीरियड का सिंपल सा मतलब है जब तक वो जाइगोट बेबी बनने तक माँ के पेट में रहता है, उसी पीरियड को क्या बोला जाता है, जी स्टेशन पीरियड। और ये जनरली कब से कब तक होता है, जनरली ये 8 to 9 months, और डिपेंड अपॉन द कंडीशन, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म, डिपेंड अपॉन द बॉडी, जी स्टेशन पीरियड ऑल्सो वेरी विद द इंडिविजुअल। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डीएनए कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। देखो ब्लूप्रिंट क्या होते हैं, कार्बन को। अब डीएनए को ही ब्लूप्रिंट क्यों बोला गया है, क्योंकि डीएनए क्या कैरी करता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। एक पेरेंट है और उसके बच्चे जो होंगे वो उसके जैसे सिमिलर होते हैं, क्यों, क्योंकि उन दोनों का डीएनए क्या है, सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट से डीएनए ट्रांसफर होता है उसके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। इसलिए ही क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे वो उन ज़्यादातर उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, जिस वजह से हम बोलेंगे डीएनए इज कॉल्ड एज द ब्लूप्रिंट्स। इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो, लाइक द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स
द बेबी आर द सिमिलर टू द देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डीएनए ट्रांसफ़र होता है, और डीएनए जब ट्रांसफ़र होता है तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन ए मैच्योर स्पायरोगायरा अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ। जो स्पायरोगायरा है ना, वो एक एल्गी की स्पीशीज़ है जो कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करती है। अब फ्रेगमेंटेशन में कंडीशन क्या होती है कि जो स्पीशीज़ होगी वो पर्टिकुलर मैच्योर होने के बाद ही रिप्रोडक्शन कर पाती है। स्पायरोगायरा क्या होती है, लॉन्ग शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो बढ़ती जाती है लंबी, एक पर्टिकुलर लेंथ अटेन करने के बाद ही वो क्या कर सकती है, वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। अगर उसका बाई चांस नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली कैसे भी उसके पार्ट्स कर दिए जाएं तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर जाते हैं, यानी वहीं से वो ग्रोथ करना शुरू कर जाते हैं, वहीं से वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक कंसिडरेबल लेंथ अटेन करने के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कंडीशन है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटीज। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं उनमें जो रिमार्केबल जो सिमिलैरिटी है, मतलब अपने पेरेंट्स से, वो क्यों सिमिलर है। द सिंपल आंसर इज ड्यू टू डीएनए कॉपी। आपको ये पता है कि ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो पेरेंट्स से जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, उनको वो ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, उसमें डीएनए क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, नो चेंज। ठीक है, अगर कोई माइनर चेंज भी है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट कॉपी होने की वजह से पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कोई फर्क ही नहीं पता चलता, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, उनकी सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वहाँ पे आपको पता है 2 पेरेंट्स हैं और दोनों की कैरेक्टर्स मिल के ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ कैरेक्टर मेल के हों और कुछ कैरेक्टर फीमेल के हों, जिस वजह से थोड़ी से वेरिएशंस आ जाते हैं, जिस वजह से ह्यूमन बींग्स थोड़े से डिफरेंट हैं अपने मदर और फादर से। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी है डीएनए की, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलैरिटी आती है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।